नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी कोशिश ही होती है कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएं जिनकी बातों का समाज पर असर हो, जिनकी बातें समाज सुनता हो। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, पूना के आजम कैंपस के प्रेसिडेंट डॉक्टर इनामदार जी। उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और बहुत कुछ सवालात होंगे आज खास मुलाकात में। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे आज पूना जैसे शहर में आज आपने जो मुकाम हासिल किया है, कहाँ से आपकी जीवन की शुरुआत हुई और आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? मैंने उस गरीबी को देखा है जी कि जो आपने पढ़ी नहीं, सुनी नहीं और देखी नहीं। जी क्योंकि हम 13 भाई बहन थे। हमारे फादर पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जो कुछ भी हालात थे उसके तहत उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी और उसके वजह से अपने वतन पे चले गए। बीजापुर कर्नाटक में है आज, उन दिनों में बॉम्बे स्टेट में था। और पुलिस ऑफिसर रहने की वजह से बिज़नेस और उससे रिलेटेड चीज़ें उनको मालूम भी नहीं थी, तो जो भी पैसा था अलग अलग बिज़नेस में उन्होंने कोशिश की और सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो ऐसे हालात से हमने पढ़ाई की। मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ और 1965 में उम्र के 18 साल 3-4 महीने का था मैं पूना की तरफ निकल के आ गया। अब्बा जान ने मुझे रेलवे स्टेशन के ऊपर खुद आके छोड़ा था। 15 रुपए और 2 जोड़ कपड़े और 2 वक्त की कपड़े में बांधी हुई रोटी मुझे मिली थी और उनका ये कहना था कि बेटे भटक जा मगरिब के तरफ, मगरिब का रास्ता प्रोग्रेस का रास्ता। तो मेरा एक दोस्त 18 साल की उम्र का ही मेरा दोस्त था, उसके एक चाचा यहाँ पे रहते थे, सोनार यानी हिंदू सोनार था वो। तो उसने एक चिट्ठी मुझे दी थी कि मेरा दोस्त आ रहा है, कुछ दिन उसको रहने के लिए मदद करना। तो वो चिट्ठी लेकर मैं आया और बाद में 1.5 महीने तक मेरे 15 रुपये मेरे पास थे, तो 15 रुपये में मैंने 1.5 महीना निकाला, क्योंकि 1.5 महीने के बाद में मुझे पगार मिली। 15 दिन के बाद में मुझे नौकरी मिली और उसके बाद में 1 महीने के बाद में मुझे पगार मिली। तो ये बैकग्राउंड है। और उस वक्त में मैं सिर्फ SSC पास था। यहाँ आने के बाद में लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में मेरे को 1 महीने की नौकरी मिली, फिर 1 महीने की, फिर 1 महीने की, इस तरीके से उसके बाद में मुझे रेगुलर लैंड रिकॉर्ड में नौकरी मिली। और फिर लैंड्स की मालूमात मुझे काफ़ी रही और मैं एक्सपर्ट आज भी हूँ। और उन दिनों में मेरे को ट्रेनिंग मिलने की वजह से मैं लैंड के अंदर अच्छे तरीके से काम कर सका हूँ। और जब सक्सेसफुल हुए लैंड मैटर्स के अंदर, तो मैंने 15 साल की सर्विस के बाद रिज़ाइन कर दिया 1977-78 के अंदर। और उसके बाद मैं बिज़नेस में आया, क्योंकि मेरे को नॉलेज ज़मीन का था और लोगों के पास जिनके पास पैसे थे उनको नॉलेज नहीं था। तो ऐसे हम मिक्स हो के पार्टनरशिप की जी। पैसे उनके, नॉलेज मेरा, और कामयाब हुआ। उसके बाद में अल्लाह के फजल से सारी चीज़ें अच्छी चलती रही। आज अगर जो भी आप सोच सकते हैं वो मेरे पास है। जहाँ तक तालीम के सिलसिले से हमको जो प्रॉब्लम हुए बचपन में, ये प्रॉब्लम को मैंने नज़दीक से देखा है। 15 किलोमीटर में एक स्कूल हुआ करती थी उन दिनों में, आज 1 किलोमीटर में 15 स्कूल है। तो ये सी तकलीफ़ दूसरों को नहीं हो, ख़ास करके गरीबों को नहीं हो, ये मेरा मिशन है। और अच्छे से अच्छी तालीम उनको दी जाए, इसके तहत मैंने आज़म कैंपस में एक जनरल बॉडी का मेंबर बन के वहाँ पे मैं पहुँचा। और अपने नॉलेज से, अपने मेहनत से, अपने भागदौड़ से फिर मैं मैनेजिंग कमेटी में आया और उसके बाद में मैं प्रेसिडेंट बना। और 1982 से मैं प्रेसिडेंट हूँ उस कैंपस का, जिसकी जनरल बॉडी 2-2.5 हज़ार लोगों की है और हर 3 साल में इलेक्शंस होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बाबा इलेक्शन यानी ज़बरदस्त तरीके से होते हैं। तो आखिरी में काम की वजह से ये चीज़ें मैं समझता हूँ कामयाबी की तरफ भेजी। आज़म कैंपस एक अजीब जगह है। पहले तो आज़म कैंपस को
जिसने पैसे दिए वो कभी पूना नहीं आया। वो पूना वाला शख्स नहीं था, हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म। वो थे सूरत के रांधेर गांव के, और उन्होंने बिज़नेस में पैसे कमाया रंगून में, और फिर आके सेटल हो गए बॉम्बे में। और उनको ये बात का एहसास था कि पूना तालीम का गहवारा है और वहाँ पे मुस्लिमों के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। मैं 1925 की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशों का राज था। तो उन्होंने उन दिनों में 2 लाख रुपए 1925 में गवर्नमेंट को दिए, बॉम्बे गवर्नमेंट को, और वहाँ के गवर्नर को उन्होंने ट्रस्टी बनाया, ये कह कर कि भाई ये पैसे से पूना में आप ज़मीन लो, और ज़मीन लेके बचे हुए पैसे से बिल्डिंग या बिल्डिंगें बनाओ, और वहाँ पे मुस्लिमों के लिए तालीमी इदारा खोलो और आप ट्रस्टी बने रहो। तो ब्रिटिशों ने ये ज़मीन ली, आज जो आज़म कैंपस है, वहाँ के गवर्नर ने, और उसके बाद में जो पैसे बचे थे 1-2-3 बिल्डिंगें बनाई, और वहाँ पे एंग्लो उर्दू स्कूल्स उन्होंने शुरू किए एज अ ट्रस्टी। तो 1947 में ब्रिटिश चले गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या उस वक्त के बॉम्बे स्टेट जिसको हम कहते हैं, वो बॉम्बे स्टेट की अपनी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अभी हमको जो भी ऐसे ट्रस्ट हैं कि जहाँ पे ट्रस्टीज़ हम हैं लेकिन ट्रस्ट दूसरों का है, तो हम ये सबको वापस देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि कोई अगर पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर करके ये इदारा लेना चाहता है चलाने के लिए, तो हम उनको देंगे। तो दूसरी अजीब चीज़ जो हुई वो है कि उस वक्त के माने हुए लॉयर अब्दुल कदीर खान साहब, तो उन्होंने इस केस को कोर्ट में जाकर ऑर्डर ले ली कि हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है और गवर्नमेंट ने हमारे को ये ताबे में देना। वो बहुत माने हुए लॉयर थे। तो उसके बाद में ये प्रॉपर्टी और स्कूल सब चीज़ें महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी को ताबे में मिली। उसके बाद में पार्टीशन के बैकग्राउंड के ऊपर 10 से 15 साल कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन अजूबा तब हुआ कि जब वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन के लोगों को वो विज़िट किए, वो भी पूना वाले नहीं, वो ना कोई पूना से संबंध, ना कोई मेमन जमात हूँ या किसी तरीके का हमारे बाप दादाओं ने उनके ऊपर उपकार किए थे, कुछ नहीं। ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि वो आए। जब उन्होंने देखी इतनी बड़ी ज़मीन है, तो पहला डोनेशन वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन ने दिया हमको, मुझे लगता है कि कुछ 20-1 लाख रुपए का, जो यूनानी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है हम लोगों ने जो फर्स्ट एंट्री से है वहाँ पे हमने उनको बनाई। तो हमने वो काम इन टाइम किया और उसके जो रिज़ल्ट हमने उनको प्रॉमिस किए थे वो मिलने शुरू हो गए। तो वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन के जो बड़े ट्रस्टीज़ थे, जिसको हम कह सकते हैं मोहम्मद अली रंगूनवाला साहब, बानूभाई रंगूनवाला, आसिफ रंगूनवाला, ये लोगों ने सचमुच इस कैंपस को सचमुच अगर जान जिन्होंने दी रहेंगी तो ये रंगूनवाला फैमिली के लोगों ने और अल्लाना फैमिली के लोगों ने। और पैसे कितने दिए ये आज इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने हम पे इतना भरोसा और इतनी मोहब्बत की कि जिसके वजह से हमको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जो लोग पूना वाले नहीं हैं, ना जमात वाले हैं, ना गांव वाले हैं, वो लोग अगर हम पे भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ तो भी करने के लायक हैं। और वो किधर वाले हैं? यूके, दे आर फ्रॉम यूके बट दे वर ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, बट उन्होंने यानी बिजनेस में पैसे कमाए और फिर वो शिफ्ट हो गए। तो ये जो एक अजीब चीज़ हुई है, तो मैं भी इधर वाला नहीं हूँ। जैसे पहले हाजी गुलाम मोहम्मद जिन्होंने ज़मीन दी वो पूना वाले नहीं, जिन्होंने सचमुच हम लोगों को फाइनेंस दिया वो पूना वाले नहीं, मैं भी पूना वाला नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें अजूबे इस तरीके के हो जाते हैं। तो हमने 1500 बच्चे और 2 प्राइमरी स्कूल एंड 2 हाई स्कूल थे उस वक्त में, मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट बना। आज हमारे कैंपस में 31 इदारे हैं, 27,000 स्टूडेंट हमारे कैंपस में पढ़ते हैं और इदारे प्रोफेशनल है, डेंटल कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है,
आर्किटेक्ट कॉलेज है, MBA कॉलेज है, होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, यूनानी मेडिकल कॉलेज है, फिजियोथेरेपी का कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, BA, B.Ed, D.Ed, B.Ed, BA, B.Ed, BSc B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD हमारे पास है। इसमें MBA के अंदर PhD है, फार्मेसी के अंदर PhD है, लॉ हमारे पास 5 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, उसमें भी PhD है। फिर सीनियर कॉलेज 5,500 बच्चा हमारे सीनियर कॉलेज में पढ़ता है, जो मेरे मिसेस के नाम पे है, और उसने डोनेशन देने के बाद में वो कॉलेज ठहरा हुआ है। 3 जूनियर कॉलेजेस हैं, प्राइमरीज एंड हाई स्कूल्स, तो सब मिला के 31 इदारे हैं, और वो इस 31 इदारों में 27,000 बच्चों में 14,000 बच्चा झुग्गी झोपड़ी का है। और वो जो 14,000 बच्चा झुग्गी झोपड़ी का है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऑनलाइन है। सारे के सारा 14,000 बच्चा पहली से ऑनलाइन पढ़ता है और सारी चीज़ें ऑनलाइन करता है। आपको उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि सब इंग्लिश मीडियम के, उर्दू मीडियम भी है, मराठी भी है, अंग्रेज़ी भी है, ये सारे मीडियम हैं। और ये बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर अगर ऑनलाइन है तो थर्ड स्टैंडर्ड में दे कैरी देयर ओन ईमेल आईडी। 5वीं में आए कि वो अंग्रेज़ी टाइप करते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे, फिर 6ठी के अंदर वो हिंदी मराठी टाइप करते हैं, और 7वीं के अंदर ये बच्चे उर्दू भी टाइप करते हैं। तो अभी आपको ताज्जुब लगेगा, MSCIT एक एग्ज़ामिनेशन है जो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस के लिए कंपलसरी एग्ज़ामिनेशन है। 6ठी के पहले मेरे पास 7,500 बच्चे झुग्गी झोपड़ी के वो एग्ज़ामिनेशन पास हैं। ये अपने जगह एक अजूबा है। फिर हार्डवेयर का ट्रेनिंग हमने बच्चों को दिया है। 5 साल की उम्र के बच्चे मेरे कैंपस में 1,000 हैं कि जो कंप्यूटर बनाते हैं उम्र के 5 साल के अंदर। और ये कुछ मजाक का मामला नहीं है, ये बताने की कोशिश है कि टैलेंट सब बच्चों में होता है, फिर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब्स के हो, OBC के हो, ब्राह्मण हो, मराठा हो, टैलेंट उस उम्र में बच्चों का सेम होता है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से नीचे ऊपर हो जाता है मामला। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम ऐसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, और वो एग्ज़ाम्पल हमने सिर्फ सोचा नहीं है, हमने इम्प्लीमेंट करके बताया हुआ है। इसके वजह से आप वहाँ पे आज आज़म कैंपस के अंदर मुस्लिम इदारा है, लोगों का एक मानना रहता है कि वो प्रिंसिपल, टीचर सब मुस्लिम होने चाहिए। मेरे 31 इदारों में से 27 इदारों के प्रिंसिपल मुस्लिम नहीं हैं, सब मज़हब के हैं, ब्राह्मीण हैं, मराठा हैं, क्रिश्चियन हैं, पंजाबी हैं, सारे तरीके के लोग हैं मेरे पास। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना ये अपना एम होना चाहिए, नहीं कि कुछ लोगों को नौकरी देना एम होना चाहिए। और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क इसलिए भी पड़ा है कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन है। एक प्यून से लेके कोई भी हो, हमारे कैंपस में चिट्ठी चपाटी या और दूसरे कोई तरीक़ेकार इख्तियार करके किसी को नौकरी दे दी जाती। और ये सारी चीज़ों का आग निचोड़ आज आप देख रहे हैं कि हंसते हुए, खेलते हुए, और बड़े पैमाने पे क्लीनलीनेस आपने देखा है, क्लीनलीनेस मेंटेन होता है। वहाँ आने के बाद में आपको नज़र आएगा डिसिप्लिन मेंटेन होता है। वहाँ आने के बाद में आपको ये भी, इसका भी एहसास होगा कि खुशहाल माहौल नज़र आता है। अब ये सारी चीज़ों को अगर सामने देखते हैं तो एक ही नज़र आता है कि आपके इरादे अगर अच्छे हैं और आप सिंसियरली उस पर प्लान कर रहे हैं। तो अभी 82 से कितने साल हो गए, यानी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ। कंटिन्यूटी मिली, इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी में कंटिन्यूटी रहना इतना मजाक नहीं रहता है। तो हमारे जो भी मेरे साथीदार हैं, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं, ट्रस्ट के मेंबर हैं, तो ये सारे लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और छोटे मोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहे तो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख के देखते हैं तो मैंने ये कहा फैक्चुअल मालूमात दी, लेकिन अकीदे के साथ में मेरा मानना है कि अल्लाह जब कोई चीज़ चाहता है, ईश्वर जब कोई चीज़ चाहता है तो वो हो जाती है। तो मेरा कैंपस का आज का जो वजूद है, मेरा ये मानना है कि वो जब चाहा है तो ये हो गया है।
हमारा उसमें बहुत बहुत कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह है ऐसा मैं नहीं मानता। क्यों कि वो जब चाहता तो हालात अपने तरीके से बना देता है। तो मेरा ये कैंपस को इस तरीके से हमने ग्रूम इसलिए किया है कि बहुत लोगों के पास पैसे हैं, बहुत लोगों के पास ज़मीनें हैं, लेकिन 4 चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं। पहली बात क्या है, अगर आपके पास अल्लाह ने तालीम दी है तो पहले हरकत करो, फिर हिजरत करो और फिर हिकमत से काम लो। यही अप्लाइड इस्लाम है। इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 4-5 जो चीज़ें हैं ये अल्लाह और बंदे के बीच में हैं, लेकिन बंदे और बंदे के बीच में जो चीज़ें हैं वो अमल वाली हैं, और वो अमल वाली चीज़ों से ही बंदे और बंदों के बीच में मोहब्बत पैदा हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकता है, और ये प्रोग्रेस आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे सबका फ़ायदा कर सकता है। ये मेरा बिलीफ है। और मुझे आपको शौक़ लगेगा, और मैं बड़े मोहब्बत के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में बोल रहा हूँ, हर मज़हब के लोगों ने मुझे तालीम के काम में मदद की है। हर पार्टी के लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी के, हर बड़े छोटे लोगों ने सिर्फ मोहब्बत की है, मोहब्बत की है, क्योंकि हिंदुस्तानियों का ये मानना है कि सबसे अच्छा काम है तालीम के मैदान में मदद करना। और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे साथ कोई जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि एक अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है और उनका सपोर्ट उसके अंदर रहा तो उनको भी खुशी होगी। ये भारत है मेरा, और यही भारत की सच्चाई है, और इसको भी हम समझने की कोशिश करें, ऐसी मेरी आपको रिक्वेस्ट है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, या कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक होता है जो उसे कामयाबी में बुलंदियों पर ले जाता है। आपके पीछे किसका हाथ है और किसको आप आदर्श मानते हैं? देखिए, सिंपल चीज़ है, घर में अगर अमन है, मुझे खुद में मेरे पास अमन है, ये जो सब हम कहते हैं फ़र्द में अमन होना चाहिए, घर में अमन होना चाहिए, और तभी कोई चीज़ कॉन्क्रीट और अच्छी होती है। तो नेचुरली मेरे घर में अमन रहा, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। अभी आपको अगर उनसे मिलेंगे तो कभी गुरूर आपको कभी नज़र नहीं आएगा। दे आर वेरी सिंपल, दे आर हाईली एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग। मिसेस मेरे साथ में रही, और कब है हमारी शादी जब हुई, दोनों तरफ का खर्चा, बीवी यानी हमारे मिसेस, क्योंकि मेरी शी इज़ माई रियल कज़िन, चाचा की लड़की है वो, तो 1972 में शादी हुई, दोनों तरफ का खर्चा 3000 रुपये था, 3000 रुपये। तो सिंप्लिसिटी है, अब अननेसेसरीली कुछ ये करने का नहीं, मगर ज़रूरत जहाँ पर है आई कैन स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज़, नो, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गरीब लोगों का फ़ायदा हो, बच्चों का फ़ायदा हो। और आज बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्फिडेंस के साथ हज़ारों बच्चे आज आपको बाहर घूम बहने दूसरे मुल्क में जाके सर्विस भी कर रहे हैं, और यहाँ पर आज हर साल 3500 ग्रेजुएट्स हर साल वहाँ से निकलते हैं। ये अल्लाह के फजल करम से ये चीज़ें हैं वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ अल्लाह या ईश्वर और अल्लाह में कोई फ़र्क है नहीं। द कंसेप्ट ऑफ ईश्वर एंड अल्लाह इज सेम। और सब लोगों ने, यानी नॉट ओनली फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली वीक लोगों ने, जहाँ पर भी हमको मुश्किल आई, दे स्टूड, हमारे साथ में वो रुके रहे, ठहरे रहे, सपोर्ट करते रहे। और ये एक एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि अगर आप नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और गरीबों के मदद का काम करते हैं तो सब तरफ से मदद आती है। माइनॉरिटी की सर अगर बात करें तो मुस्लिम समाज में अक्सर ये देखा गया है कि लोग पढ़ाई की तरफ बच्चों पर ध्यान नहीं देते, और लड़कियों के मामले में तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की मेंटलिटी सही नहीं होती, और सोचते हैं कि बच्चा अगर पढ़ लिख कर करेगा क्या, कहीं पे स्कूटर का काम करेगा, नौकरी तो मिलनी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये चीज़ें सब पुरानी हो चुकी हैं जी। 1950 में 1% लड़कियां पढ़ती थी, आज 65% लड़कियां पढ़ती हैं जी। सो इसको हमको मानना पड़ेगा। नेगेटिव बातें हमारे कैंपस में अलाउड नहीं है, और मैं कभी मानता नहीं उसको। मेरे कैंपस में अगर कोई चीफ गेस्ट बोल के आता है तो मैं पहले उनको बोल देता हूं कि आपने ऐसा से कमतरी तैयार करने वाली बात करने का नहीं है यहाँ पे, और हकीकत भी नहीं है जी। मुस्लिमों ने, इस भारत के लोग सारे के सारे कम्युनिटीज़ में 1950 के बाद में आज तक इतनी प्रोग्रेस की है जो उसके पहले 1950 के पहले 5000 साल में जितना प्रोग्रेस नहीं हुआ था। हम चाहते हैं इसका एहसास करो,
एहसास क्या होगा पहले कि हम पहले से अच्छे हैं, इसको हमको मानना पड़ेगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और जो लोगों ने हमको यहाँ तक लाया है उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। फिर मांगो कि वो हम 65% आज है तो उसको 100% कर। हम क्या कर रहे हैं कि जो हकीकत नहीं है उसको हकीकत बताकर रोने धोने की बात कर रहे हैं। आपके बचपन में कितने जोड़ कपड़े थे और आज कितने हैं? गरीबों के अभी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अगर आज आप जाएंगे कि जितने मोटरसाइकिल वहाँ पे लगे हुए हैं, वो क्या गरीबी की दास्तां बताते हैं? क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत हुआ है क्या? नहीं हो सकता। और हम लोगों ने बहुत बहुत भी हुआ तो रुकने का नहीं रहता, क्योंकि जो रुक गया वो ख़त्म हो गया। ये एक फ़िलॉसफी है ज़िंदगी की। लेकिन अगर सच्चाई ये है कि अल्लाह ने दिया है, दूसरों ने दिया है, मदद की है लोगों ने, अब्बा जान ने, चाचा जान ने, दादा जान ने, तो उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राज्य घटना ऐसी आई कि उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हर एक ने बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है। फिर वो ए पार्टी के थे क्या बी पार्टी के थे, नहीं, अच्छे लोग थे, और उन्होंने बड़े पैमाने पे इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी कदम लेने हैं वो सब लिए हुए हैं। और कोई भी ऐसी स्टेज नहीं आती कि 100% हम सब जो चाहते थे हमको मिल गया, ताकि वो भी हुआ तो हमारा 100 की जगह उसको कर देने का 110 मांगता भी। तो हकीकत ये है कि हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, पहले से बेहतर हैं, और इसमें बिलीव जब लोग करने लगेंगे तो उनको लगेगा कि जिसको ऐसा से कम तरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से दूर हो जाए। चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो आपकी बातों पर अमल करते हैं, और आजम कैंपस के आप प्रेसिडेंट हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? एक बात सीधी है, जो हम थे उससे आगे बढ़े, तो अल्लाह का जो लोगों ने आगे बढ़ाया उनका शुक्रिया अदा करो, ताकि वो आपको और आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। अल्लाह भी चाहता है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। हमारे पास वो मामला थोड़ा कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम है। लेट अस थैंक ऑलमाइटी, लेट अस थैंक दोज हु हैव सपोर्टेड अस, एंड इफ़ यू डू दैट दे विल बी नंबर 1 टू बैक यू अप अगेन। आपके पीछे और ठहर जाएंगे। और घर में हो, माँ बाप को मैं ये देना चाहता हूँ पैगाम कि घर में ऐसा से कम तरी की बात मत करो। बच्चों के सामने उम्मीद वाली बात करो, उनके अंदर जान भरने की बात करो। बेटे नहीं, तू छलांग लगा सकता है। तो मैं समझता हूँ एक बार घर में ये माहौल आ गया, घर में रोना धोना, बाहर गए के रोना धोना, ये माहौल से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और हकीकत भी वो नहीं है। पहले से हालात अच्छे हैं तो शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्या? नहीं जी, तो नहीं करते। आदत सी हो गई है कि जो आया वो बाजू में रखो, फिर नहीं है बोले तो उसकी बात करो। तो मेरा पैगाम यही है कि हकीकत में हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस की है पहले से ज़्यादा, और भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस मुल्क में तालीम के सिवाय आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हज़ारों साल की हिस्ट्री भी यही है कि जो तालीम याफ्ता थे वो आगे बढ़ चुके हैं, और ये अगर हम मान के चलते हैं तो हमारे को कोई भी प्रोग्रेस से रोक नहीं सकेगा। तालीम याफ्ता थे जो लोग, वो आगे बढ़ चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर इनामदार, जो कि आजम कैंपस पुणे के प्रेसिडेंट हैं, जो हमसे चर्चा कर रहे थे। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।